तो सेल्स नहीं है तो बिजनेस नहीं है। और मैं सिंपली बोलूँगा, अरे यार एक लाइन है मेरे याद नहीं आ रही है वो, बिजनेस करना तो सेल्स तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। हाँ, सही बात है। क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितने बड़े लेवल पे ग्रो कर सकता है आने वाले कुछ टाइम में? बिकॉज इनिशियली ऐसा लगता है अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो कितना मतलब है इसकी क्या पोटेंशियल है इस चीज़ का? जहाँ तक मैं देख रहा था, मैंने ना 1 साल में इस इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी एकदम से बूस्ट किया, एकदम से काफ़ी ग्रो किया है। और जिस तरीके से मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे को क्या लग रहा है, इन्फ्लुएंसर, नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांड्स भी बढ़ रहे हैं, और ब्रांड्स हैं काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। और अगर आप एक टेक इन्फ्लुएंसर हो तो नेक्स्ट लेवल का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। और ना ब्रांड्स की कमी ना इन्फ्लुएंसर्स की कमी है। तो अगर आप, जैसे मैं अगर बोलूँ ना करें, जैसे मैंने किसी में देखा था कि बाय 2025 ये इंडस्ट्री 22,000 करोड़ की होने वाली है। किसका कोई 0.1 0.2% भी अगर हम लोग ग्रैब कर लेते हैं ना, देन वी आर एट अ गुड पोजीशन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, ये तो हम उसमें लाने वाले लास्ट में लगा दिया ना वो। तो गाइस, जो आज के हमारे गेस्ट है वो डिजिटल अनुज, जिन्होंने 2 कंपनीज खड़ी की, एक बिजक्राउंड और एक डिजिट मीडिया। एंड इन्होंने लास्ट 3 महीने के अंदर भी 30 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। सो इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखना, बहुत सारे वैल्यूएबल चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस की है एंड बहुत पावरफुल सेशन है। तो कंप्लीट देखना एंड वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर देना, शेयर कर देना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में। मैं वहाँ पे आपको जो है रीशेयर भी दूंगा, आप टैग करना द विकास रॉय को। एंड पॉडकास्ट को कंप्लीट देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की और पावरफुल वीडियोस के लिए। सोनू भाई, अपना फर्स्ट एक छोटा सा क्विक इंट्रो कि आप क्या क्या करते हो एंड किस तरीके से आपने स्टार्ट किया था जस्ट। सो माई सेल्फ डिजिटल अनुज, फाउंडर एंड CEO ऑफ बिजक्राउंड एंड डिजिट मीडिया। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन, स्टार्ट कैसे किया था यार, देखो सिंपली जिस टाइम पे मैं अपने स्कूल या कॉलेज में था, उस टाइम पे आई रियलाइज कि कंटेंट क्रिएशन में काफ़ी स्कोप है। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। मैंने आप ही का देख के क्राउजल बनाना स्टार्ट किया था। मैंने सिंगल पोस्ट बनाए, देन रील्स का ट्रेंड आया तो रील्स बनाए, तो धीरे धीरे पब्लिक का सपोर्ट मिला, थोड़ी ग्रोथ मिली, एंड आज आपके सामने बैठे हैं। ओके, सो जैसे स्टार्ट करने में बहुत सारे लोगों का होता है, प्रॉब्लम होती है कि यार वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते अपना कि भाई मेरे को करना है, और बहुत टाइम निकाल देते हैं सोचने में कि करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। तो ये अगर कोई बिगनर है, ठीक है, और जैसे वो स्टार्ट करना चाहता है, तो वो अपना फर्स्ट डिसीजन कैसे ले कि हाँ भाई मेरे को ये स्टार्ट कर देना है और आज से ही स्टार्ट कर दे वो। जो आपने बोला ना, जो आपको फर्स्ट डिसीजन लेना है वो लेना है कि आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये होता है ना यार, इस इंडस्ट्री में तो कंपटीशन है, इस इंडस्ट्री में तो कंपटीशन है। कि मेरा मानना है जहाँ पे आप अभी हो ना, आप अभी उन 99% लोगों में हो जहाँ पे कंपटीशन है। अगर आप एक्शन ले लेते हो, आप उन 1% लोगों में आ जाओगे, और 1% लोगों में कम कंपटीशन है 99% से। तो आपका सबसे पहला डिसीजन होना है कि मेरे को स्टार्ट करना है। आपने माइंडसेट बना दिया तो वहीं गेम ओवर है। हाँ, जैसे कि माइंडसेट का होता है कि लोग इनिशियली अपना माइंडसेट ही नहीं बना पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कंपटीशन है। जैसे अभी करंटली अगर हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, चाहे इंस्टाग्राम पे भी, तो ये लग रहा है कि यार बहुत सारे क्रिएटर है, अब हम जाएंगे तो हमारी जगह बनेगी नहीं बनेगी। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि जगह बने ना बने, तो उसको क्या करना है कि यार जगह बनाने के लिए उसको कुछ अलग अलग करना है, या फिर जस्ट स्टार्ट कर दे और काम उसका अपने आप ही हो जाएगा? पहला स्टेप तो होना है स्टार्ट करना है। अलग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वट एवर यू आर डूइंग लोगों को पसंद आना चाहिए। जैसे मैं आपसे सुबह भी डिस्कस कर रहा था कि यार विकास भाई, अपन जो अभी क्रिएट कर रहे हैं, केस स्टडी क्रिएट कर रहे हैं, काफी सारे लोग कर रहे हैं। तो मैंने आपको मॉर्निंग बोला कि अपन है ना फेसबुक एड्स के ऊपर थोड़ा कंटेंट बनाते हैं। मैं 30 डेज की फेसबुक एड्स पे सीरीज लेके आता हूँ, ये कभी कोई नहीं कर रहा है, मैं थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, इस पर अपने को सेव्स मिलेंगे। तो जब आप कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके माइंड में अपने आप आइडियाज आ जाएगा, यार मैं क्या यूनिक करूँ जो मेरे ऑडियंस को पसंद आए और मेरे को वहाँ से बेनिफिट हो। सो फर्स्ट अभी स्टार्ट, एंड बाकी चीजें होती जाएंगी अपने आप। हाँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अपनी चलती जाएंगी, एक बार जैसे स्टार्ट कर लिया तो। अरे एक चीज़ और है, लोग क्या करते हैं ना, इनिशियली डरते हैं मतलब कि डिस्कशन से कि भाई यार मैं किसी से पूछने जा रहा हूँ, वो मेरे को बताएगा किस तरीके से बता रहा है, कोई मतलब उनको ये डर रहता है कि क्रिटिसाइज ना कर दे कोई। तो उसके लिए भी हमें कुछ ऐसा अगर बता सकते हो कि हाँ यार क्रिटिसिज्म से कैसे बचना है बेसिकली। क्योंकि किसी के पास जाएंगे, अगर हम बिगिनर है, ठीक है, और किसी के पास जाते हैं पूछते हैं कि भाई मेरे को ये करना है, तो बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि भाई रहन दे, इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो उसका क्या रहेगा कि उसको क्या आंसर देना चाहिए? शायद देखो, क्रिटिसाइज तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। मेरे को कोई चीज़ नहीं आती तो मैं पूछता हूँ। जैसे मेरे को फेसबुक एड्स की रिगार्डिंग नहीं आता तो मेरे फ्रेंड से जिनकी रिगार्डिंग पूछता हूँ। गूगल एड्स की रिगार्डिंग कहीं अटक जाता तो मेरे फ्रेंड से पूछता हूँ। एडिटिंग में अटक जाता तो मैं आपसे अपनी वीडियो एडिटिंग करवाता हूँ। मेरे को कोई क्लेम कर सकता है तो डिजिटल अनुज है, तेरे को तो सब आता है, तू क्यों नहीं कर रहा है? बट अगर आपको नहीं आता, आप जाके पूछो। पूछने से आप छोटे नहीं बनोगे, आप कुछ नया ही सीखोगे। सो मेरे हिसाब से पूछ लेना चाहिए। क्रिटिसाइज कुछ नहीं होता है, वो एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, उसके बाद गेम खत्म है। जब आप नेक्स्ट लेवल पे कंटेंट क्रिएटर होगे, जब आपके 10 के 50 के 100 के होंगे, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। ओके, एक चीज़ ये है कि अभी करंटली चल रहा है शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का टाइम, ठीक, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, एक इंडिया में प्लेटफॉर्म मौज भी चल रहा है।
तो क्या लगता है कि कोई किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करे, वो शॉर्ट्स चूज़ करे, रील्स चूज़ करे, या फिर मौज को भी चूज़ कर लें? कोई ऐसा है कि मतलब ऐसा कोई फिक्स है कि एक प्लेटफॉर्म पे रहें या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी जा सकते हैं? सी मेरा मानना है कि पहले आप फोकस करो एक प्लेटफॉर्म पे, उस पर आपने अपना ऑडियंस ग्रो कर लिया। अगर आपकी थोड़ी मोटी फेस वैल्यू बन गई है तो आपका फेस अगर बाकी प्लेटफॉर्म पे भी दिखना स्टार्ट होगा ना, आप वहां पे भी ग्रो कर जाओगे। बट फर्स्ट एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म पकड़ो। जैसे मैंने इंस्टाग्राम को पकड़ा हुआ है, तो पहले मैं इंस्टाग्राम पे एक ब्रांड बिल्डिंग कर ली है मैंने पूरी। अब मैं स्विच करूंगा तो मेरे लिए वो चीज़ हार्ड नहीं होने वाली है। मैं अपने ऑडियंस को इंस्टाग्राम पे नेविगेट, मतलब अगर यूट्यूब पे नेविगेट करना है मैं वहाँ कर सकता हूँ, मेरे को मूव्स पे नेविगेट करना है मैं वहाँ कर सकता हूँ, जहाँ पे भी मेरे को नेविगेट करना है। बट फर्स्ट एक प्लेटफॉर्म पे ग्रो करो, उसके बाद आप नेविगेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को। हाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक प्लेटफॉर्म चूज किया एंड देन उसके बाद क्या है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे उनको जो है डाइवर्ट करते रहे और भेजते रहे। एक चीज़ और है कि इनिशियली लोग ये सोचते हैं कि चलो लॉन्ग वीडियो प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब क्या है पैसा देता है, ठीक है। इंस्टाग्राम जो है पैसा वगैरह नहीं देता है। बट अगर यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए हमें कि हाँ भाई रेगुलरली 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस बनानी, हफ्ते मान लो 3 वीडियो बने, वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो रहा है। तो क्या करना है कि इनिशियली यूट्यूब को देख के जाएँ हम कि हाँ वहाँ पैसा मिल रहा तो जाना चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम से स्टार्ट करना देन यूट्यूब के ऊपर जाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो पहले इंस्टाग्राम पे ग्रो कर रहे हैं फिर यूट्यूब पे जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे क्रिएटर है जो यूट्यूब पे ग्रो कर रहे हैं फिर इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। सी यूट्यूब पे बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर वीडियो प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे आपके पास है ना वैरायटी ऑफ, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, आप सिंगल पोस्ट कर सकते हो, क्राउजल कर सकते हो, फीड वीडियो हो गया, रीच हो गया, काफी वैरायटी होती है। अब हर बंदा वीडियो में कंफर्टेबल नहीं होता, 100 में से 2 बंदे होते हैं जो वीडियो में कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में वीडियो में परफेक्ट हो तो मैं बोलूंगा आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे ब्रांड बिल्डिंग जो होती है, आपकी जो ऑथेंटिसिटी होती है काफी हाई होती है, तो आप यूट्यूब से स्टार्ट कर सकते हो। बट आप बिगनर हो, आपको इतनी सारी चीजें नहीं आती है, वीडियो में परफेक्शन नहीं है और थोड़ा मोड़ा अर्निंग का भी सोर्स नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। अगर आप ठीक से काम करते हो इंस्टाग्राम से भी अर्न करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, इसलिए आप बना सकते हो पैसा। ओके, सो क्या तरीके हैं इंस्टाग्राम पे बेसिकली पैसे बनाने के? कुछ 3-4 तरीके हो? सी इंस्टाग्राम पे पैसे बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सी जैसे मैं पहला तो देखो, अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रो हो तो अगर बिगिनर टू बिगिनर मैं बोलूँ, सबसे पहला आपका होता है क्लाइंट्स का सीन। अगर आपके 1K 2K भी हो गया तो आपके पास क्लाइंट्स की क्वेरी आना स्टार्ट हो जाती है, तो आप वहाँ से क्लाइंटिंग से पैसे कमा सकते हो। उसके बाद आपके थोड़े मोटे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं तो आप फिर सब लाइक जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट होता है जो हम लोग रेगुलर करते हो उससे आप पैसा कमा सकते हो। तीसरा होता है आप अफिलिएट से करा सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग, या आप अपने अफिलिएट प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप वहाँ से पैसे कमा सकते हो। फोर्थ, आप पेड वर्कशॉप्स कर सकते हो, आप अपनी पेड कम्युनिटी बना सकते हो। तो देयर आर मेनी वेज जिससे आप इंस्टाग्राम की हेल्प से इजीली अर्न कर सकते हो। ओके, सो मतलब ऑन एन एवरेज कोई अगर नॉर्मल क्रिएटर है जिसके मान लो 30-40 हज़ार फॉलोअर्स हैं, तो कितना पैसा बना सकता है एवरेजली अगर मंथली बात करें तो? यार देखो, मैं ना फॉलोअर्स के बेसिस से पैसे का तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके जैसे कल ही हम मिल गए, उनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स 3000 है पर वो 10 लाख रुपए तक कमा ले रहे हैं। तो फॉलोअर्स से पैसे का कोई लेना देना नहीं होता है। द थिंग इज, आप सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो तो आप 50,000 पे 1 लाख रुपए तक कमा सकते हो। बट मैंने देखा है जो इंडस्ट्री में जो ठीक ठाक लोग हैं ना, वो अपनी जर्नी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी जर्नी कंटेंट क्रिएशन से स्टार्ट की, बट मैं अब कंटेंट क्रिएशन पे उतना फोकस नहीं करता, मैं अपने बिजनेस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। अब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो अगर आप साथ साथ अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हो, तो आप एक अच्छा हेल्दी अमाउंट बना सकते हो। ओके, सो इनिशियली हम स्टार्ट कर सकते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, बट एंड ऑफ द डे हमें एक उसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाहिए ताकि हम उससे पैसे कमा सकें। इनिशियली क्या आपको क्या लगता है कि क्या गलतियां रहती हैं लोग जो करते हैं इनिशियली, मतलब जो स्टार्ट कर रहा है वो क्या गलतियां करता है बेसिकली? सी सबसे पहली गलती करते हैं, जैसे मैंने भी देखा काफी सारे लोग जिनके 1000-2000 हैं, क्लाइंटिंग के चक्कर में फंसते हैं। तो वो मेरा रिकॉर्ड था, जब मैंने मेरा पहला क्लाइंट लिया था जब मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे। काम मेरे को उससे पहले भी आता था बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे पैसे बनाने माइंडसेट चाहते हैं। और अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि आपको पैसा बनाना है, सो यू कांट प्रोवाइड वैल्यू, और वैल्यू नहीं दोगे तो आपको वो एक ऑथेंटिसिटी होती है ना आपके ऑडियंस के सामने। 10,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो 10,000 लोग ऐसा होना चाहिए भाई अनुज भाई ने कुछ डाला है, अपने को देखना है, कुछ अच्छा ही बनाया होगा। वही होता है कई लोग क्या करते हैं, ऐसा बिगिनर पेड स्पॉन्सर पोस्ट डाल दे रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, किसी भी स्पैम टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो आप करोगे तो आपकी ना ऑथेंटिसिटी बन पाएगी, थोड़े टाइम के लिए आपकी कुछ चीजें वायरल हो जाएंगी, बट आप एट द एंड ना बिजनेस बना पाओगे, ना एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन पाओगे। ओके, सो इनिशियली हमें मतलब रेवेन्यू पे फोकस नहीं करना चाहिए, इनिशियली ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करना आपको। अगर आपके पास ऑडियंस का ट्रस्ट है, मैं सिंपली बोलता हूँ, अगर आपके पास 1000 लोगों का ऑडियंस है, 1000 लोगों ऑडियंस, आपने 1000 का भी प्रोडक्ट निकाला पूरे साल में, बता रहा हूँ पूरे साल में अगर आपने 1000 लोगों में सेल कर लिया, मतलब 10,000 फॉलोवर आपके पास और आपके 1000 लोग ऐसे ट्रस्ट वर्दी हैं, 1000 इंटू 1000 भी करते तो यार लाइक आप एक 1 CR तक का रेवेन्यू क्रिएट कर ले रहे हो वहाँ पे। तो वो आपको बिजनेस मॉडल सीखना पड़ेगा। आपको ज्यादा लोग नहीं चाहिए, आपको लोग चाहिए जो आप पे ट्रस्ट करते हो। आपका मेन गोल होना चाहिए लोगों का ट्रस्ट जीतना है। ओके, सो ट्रस्ट जीतने से एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम करें जिससे ऑडियंस का ट्रस्ट ज़्यादा रहे? बिकॉज जैसे हम कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, कुछ कंटेंट मान लो होता है कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा है,
ठीक है, कुछ कंटेंट ऐसा बनाना पड़ता है इंस्टा एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ भाई हम ग्रो कर दें सारी चीज़ों में, उसके चक्कर में क्या होता है कि हम वो वैल्यू नहीं दे पाते। जैसे रील्स आया हमारे पास, तो रील्स में क्या सीन हुआ कि जो हम पहले प्रोवाइड करवाते थे, मान लो जो कराउजल्स या फिर जो लॉन्ग वीडियोज़ होती थी, तो उसके अंदर हम ज़्यादा वैल्यू देते थे। अब रील्स के अंदर हमें यह करना है, हाँ भाई 15-30 सेकंड की डालेंगे तो चलेगी, उससे ज़्यादा डालेंगे तो बहुत रेयर चांस है कि वो वायरल हो। तो क्या लगता है कि किस तरीके से हमें ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना है? अगर ऐसा मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से वेरिएशन आते रह रहे हैं, प्लेटफॉर्म रेगुलरली कुछ नया ला रहा है, तो उसमें क्या हमें ट्रस्ट जीतने के लिए देखो, ट्रस्ट का सबसे बेटर जो सीन होता है, आप कंटेंट क्रिएशन से आप वैल्यू बिल्ड कर रहे हो, बट सबसे बेस्ट पार्ट जो होता है, आपको ना अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना है। और एंगेज करना आपको इंस्टाग्राम का, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सबसे बेस्ट वे आपके पास स्टोरीज, टॉक टू योर ऑडियंस। आप देखते हो मैं रेगुलर पोल्स यूज करता हूं, मैं मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं, अपने टेस्टिमोनियल शो कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स फीडबैक शो कर रहे होते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं। मैं अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा शो करता हूं, सो दैट अ पर्सन कैन रिलेट विद मी कि यार ये बंदा ऐसा है तो ऐसा मैं भी कर सकता हूं। मैं अपनी स्टोरी बनाता हूं, मैं अपने ऑडियंस से बात करता हूं, तो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड ट्रस्ट। तो वो एक भाई वाला रिलेशन हो गया। अगर आप दोनों के अंदर रिलेशन है, आपके और आपके ऑडियंस के बीच में रिलेशन है, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, तो आपने उनका ट्रस्ट जीत लिया। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन बिल्ड ट्रस्ट विद योर ऑडियंस। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ जो हमने स्टार्टिंग में करते थे कि हाँ भाई रेगुलरली लाइव सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हो ऑडियंस से, तो वहाँ से भी ट्रस्ट जो है एक जो है अच्छा बिल्ड हो जाता है। आपको ऑडियंस के साथ एंगेज करना है। जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो ना, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा आप ऑडियंस से वो आप एंगेज कर रहे हो, वहाँ पे कंटेंट इंटरेक्शन हो रहा है। ऑडियंस आपकी कंटेंट से वो बेसिकली एंगेज कर रही है, आपसे एंगेज नहीं कर रही है। आपसे एंगेज जब करेगी जब आप लाइव पे जा रहे हो, जब आप स्टोरीज पे जा रहे हो। ओके, सो मतलब ये तरीका है बेसिकली ऑडियंस का ट्रस्ट जीतने का। एक चीज़ और आती है, जैसे अभी हम अपना एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं एफिलिएट का। एफिलिएट का बहुत बड़ा गेम है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं। सो एक एफिलिएट है जो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इनिशियली बहुत लोग करे जाते हैं कि भाई यार मेरे लीड्स नहीं है, कोई मेरे से कन्वर्ट नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए उन एफिलिएट्स को कि हाँ भाई मैंने ज्वाइन तो कर लिया प्लेटफॉर्म, अब वो क्या है कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए प्लेटफॉर्म पे, क्या प्लेटफॉर्म मेरे को कुछ देगा और खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली क्या करना चाहिए इनिशियली? यार देखो, मैं सबसे पहले उनको ये एडवाइस करूंगा, जैसे आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं तो हमेशा मैं अपने हर एफिलिएट हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ, अगर आप किसी के साथ स्टार्ट कर रहे हो, कोई हमारे बेसग्राउंड के साथ स्टार्ट कर रहा है, सो यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। और बिजनेस का सिंपल है, हमने भी स्टार्टअप किया तो भाई हमको ही मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्स पूरा मैं देख रहा हूँ, पूरा वेब डेवलपमेंट देख रहे हो, डजंट मैटर किसी की कोई भी क्वेरी है, आप तो फाउंडर हो ना, बट वो चीज बैठ के सोल्व कर रहे हो। तो भाई जब आपका बिजनेस हो, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हम आपको ट्रैक दे सकते हैं, इस ट्रैक पे चलना है, दिस इज हाउ यू कैन जनरेट लीड्स, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट कंटेंट, बट एट द एंड बिजनेस आपका, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ग्रो आपको करना है। जैसे लाइक अश्विनी ग्रोवर सर ने बोला है, धंधा तेरा है, तेरे को ही बनाना है, तेरे अलावा तेरा धंधा कोई नहीं बनाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक मनी। यहाँ पे है कि मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये कि आता है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अगर मान लो कोई जाना चाहता है एक प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो किस तरीके से क्या बेसिक रहना चाहिए कि वो चूज़ किस तरीके से करे, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतने सारे, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी को किसी ने रोका नहीं है। तो क्या प्रोसेस होना चाहिए किसी पर्सन का कि हाँ यार मेरे को ये प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, क्या प्लेटफॉर्म उसको दे रहा है, कैसे पता चलेगा उसको? सबसे पहले तो मेरा जो मानना है ना कि जिस चीज़ का प्लेटफॉर्म है, लेट सपोज अब मैं जाता हूँ, तो मैं गाड़ी लेने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ भाई ये टाटा की कार है, तो मेरे को ट्रस्ट टाटा पे है ना, क्योंकि बंदा इतने साल से मार्केट में टिका हुआ है। तो मेरा भी सीन है भाई, आप जब प्लेटफॉर्म से जा रहे हो, आप देखो आपके फाउंडर्स कौन है, जो उस पे कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज किसके हैं, उन लोगों को कितना एक्सपीरियंस है। अब नाउ इफ आई एम टेलिंग कि मैं आपको फेसबुक एड सिखाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा, पिछले 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको चीज बोल रहा हूँ। सेम अगर अभिषेक बोल रहा है फोटोशॉप सिखाऊंगा, प्रीमियर प्रो सिखाऊंगा, भाई जब से बंदा पैदा हुआ उसी से परफेक्शन है उसका। इंडिया का वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट वो ग्राफिक डिजाइनर बन के बैठा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग। तो आपको वैल्यू कंसीडर करना है, तो ये देखो ये जो चीज बनाई जा रही है, बना कौन रहा है। एट द एंड जब मैं बोलूँ भाई टाटा की कार है तो स्ट्रॉन्ग होगी, तो हाँ बना टाटा रहा है ना, उसमें टाटा का टैग है। तो वो देखो कि वो जो चीज बनाई जा रही है, जो वैल्यू दी जा रही है, वो कितनी ऑथेंटिक है, और जो बंदा वो दे रहा है वो कितना ऑथेंटिक है, उसको कितना एक्सपीरियंस है। ओके, सो बेसिकली प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे हम कि वो कोर्सेस या जो भी कुछ है वो प्रोडक्ट बेसिकली जो वैल्यू दी जा रही है, वो वैल्यू किस फॉर्म में दी जा रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। क्योंकि ये ना कि बहुत सारे लोग प्लेटफॉर्म बना दे रहे हैं, वो क्या करते हैं कि कोर्सेस यहाँ से ले लिया, कहीं से देख के बना लिया, चिपका दिया और काम शुरू कर देते हैं। तो उस जैसे उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाने का बेसिकली बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यार उन्होंने एक्चुअल में वो चीज़ की नहीं है और उन्होंने की नहीं और वो बता रहे हैं, तो वहाँ से हम वो चीज़ नहीं सीख सकते जो हमें सीखना है एक्चुअल में, हम जो किसी और प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं जहाँ पे उन लोगों ने एक्चुअल में वो चीज़ें की हैं। जैसे कि अब कर रहे लोग एफिलिएट्स, तो उनका क्या होना चाहिए कि लाइफ टाइम एफिलिएट्स करें या फिर क्या प्लान होना चाहिए बेसिकली एफिलिएट्स का? मेरे हिसाब से आपको एज ए स्टार्टिंग में कोई बिजनेस करना तो एफिलिएट मार्केटिंग से बेटर कोई बिजनेस नहीं है। इसमें आपको ना खुद का प्रोडक्ट चाहिए, ना खुद का प्लेटफॉर्म चाहिए। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। आपको जस्ट स्टार्ट करना है, आपको थोड़ा कंटेंट क्रिएशन करना है, आपको 3 प्रोसेस सीखने हैं, लीड जनरेशन, प्रेजेंटेशन, सेल्स। 3 का
मैक्स टू मैक्स आपको 1 वीक या 2 वीक लगने वाले चीज़ परफेक्शन बनाने पे, और उसके बाद अपन बिजनेस को कितने अभी स्केल कर सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट, वी आर प्रोवाइडिंग एक्टिव प्लस पैसिव, तो उसमें आपको पैसिव इनकम से भी काफी बेनिफिट होने वाला है। और आपने देखा कोई भी बड़ा बिजनेस है ना, आप लेके चलो, संदीप महेश्वरी लेके चलोगे, विवेक बिंद्रा लेके चलोगे, एवरीवन इज डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग। उनके प्रोडक्ट का प्राइस भी इतना है, 1 लाख 1.5 लाख। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज कर रहे हैं, आप एमवे को देखते हो, इंडिया की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंपनी LIC, इसका सबसे बड़ा अफिलिएट मार्केटिंग का नेटवर्क है। तो यू कैन अंडरस्टैंड, हर बंदा अफिलिएट मार्केटिंग करता है। ओके, सो एफिलिएट मार्केटिंग मतलब ये कह सकते हो कि हर पर्सन कर सकता है। एक चीज और आती है कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं। आपको करेक्ट आप कर रहे हो ना कि हर कर सकता नहीं, हर बंदा कर रहा है। हाँ। मैं सिंपली बोलूंगा, आप सुबह उठ रहे हो, आप दूध लेके आ रहे हो, भाई दूध वाले का प्रोडक्ट ही नहीं है, वो किसी कंपनी से लेके आया था, दूध वाले ने वो प्रोडक्ट आपको 20 रुपए में दिया तो उसको 5 रुपए का अफिलिएट कमीशन मिला है। एवरीवन इज डूइंग अफिलिएट कमीशन या एवरीवन इज डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग। ओके ओके ओके। सो एक चीज़ और है, जैसे कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस कर रहा है लेकिन सेल्स करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हाँ भाई बिजनेस हो लेकिन सेल्स ना हो हमारी, तो किस पे क्या कहना है? यार देख, बिजनेस इज लाइक इन बिजनेस मैं सिंपली बोलूंगा, बिजनेस सेल्स पे डिपेंडेंट है। अगर सेल्स नहीं है तो बिजनेस नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ, मैं देखो, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अपनी सर्विसेज को सेल कर रहा हूँ। मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी में अपने इन्फ्लुएंसर्स को सेल कर रहा हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म अपने ई लर्निंग को हम सेल कर रहे हैं। एट द एंड वी आर डूइंग सेल्स। तो सेल्स नहीं है तो बिजनेस नहीं है। और मैं सिंपली बोलूंगा, अरे यार एक लाइन है मेरे याद नहीं आ रही है, वो बिजनेस करना तो सेल्स तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। सही बात है। सो जैसे बिजनेस एंड सेल्स एक तरीके से एक ही चीज है, ठीक है। कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस कर रहा है तो वो सेल्स करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री में ना, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, 2 ही टाइप की कंपनी चलती है, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विसेज बेस्ड। प्रोडक्ट वाले अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस वाले अपने सर्विसेज बेच रहे हैं। अगर बिकेगा नहीं, इनमें पैसा नहीं आएगा तो एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो एवरीथिंग इज सेल्स। ओके ओके, सो ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि और क्वेश्चंस ये है कि हमारे अब बिगिनर से स्टार्ट भी कर लेता है, सब कुछ कर रहा है, सेल्स भी आ रहा है, एफिलिएट्स भी कर रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। बट बहुत सारे लोग अपने लाइफस्टाइल को बहुत मतलब ऐसे लेके चलते हैं कि वो लाइफस्टाइल को अपना ख़राब कर रहे हैं कि ठीक है, अब जैसे हम बाहर के क्लाइंट्स हैं हमारे, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम बाहर के क्लाइंट्स रात में डील करना पड़ता है, रात में काम करना पड़ता है। हम लोग 2-3 बजे 4 बजे तक काम कर रहे हैं लोग। तो क्या लगता है इससे हमारी हेल्थ पे अफेक्ट होता है, या फिर करना ठीक है यार, इनिशियली मान लो 20-25 साल की उम्र है तो चलो चलता है ये सब, तो इस पर क्या कहना है? देखो एज अ बिगिनर तो देखो, आपको है ना, जब तक आप अपने एक स्टेबल पोजीशन में नहीं हो ना, आपका कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। मेरा कोई नहीं है। कई बार जैसे मेरे पे कैंपेन्स आते हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग रिगार्ड में, तो 3 दिन ऐसा तो मैं सोता नहीं हूँ, टाइम पे खाना नहीं खा रहे हम लोग, तो उस टाइम पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। बट अभी अपने को स्टैंड करना है ना, अपने को मार्केट डोमिनेट करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। डजंट मैटर क्या टाइम हुआ है, कितना काम कर रहे हो, तो वो नहीं, हम एंटरप्रेन्योर्स, हम बिजनेसमैन हैं। अगर यही करना हो तो भाई 9 से 5 की जॉब करते हैं ना, कि शाम को घर पे आके सो जाते हैं आराम से। बट जब हमने बिजनेस चूज किया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप चूज की है, तो हमारा काम करने का कोई टाइम नहीं होता है। जब हमारा क्लाइंट बुलाएगा हमको जाना पड़ेगा, जब अपने को काम आएगा अपने को करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें अगर मान लो वर्क लाइफ बैलेंस तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, जो भी बिजनेस करते हैं वो उसमें नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि आपका बिजनेस है तो आपको खुद ही काम करना, आपको पता है कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर भी इसको किस तरीके से, मतलब अगर मान लो कोई कर रहा है तो वो क्या बेसिकली थोड़ा बहुत अगर कोई एक्सरसाइज कर ले या थोड़ा बहुत कुछ कर ले, एक्टिव मतलब फिजिकली थोड़ा एक्टिव रहे, तो वो बेसिकली क्या करता है कि फिट रहता है। बिकॉज यार अगर हेल्थ हमारी ख़राब हो रही है तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि क्या बेसिकली वो कर सकते हैं? देखो मैं तो आपको इतनी बार बोलता हूँ भाई, बिजनेस में है ना, आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी मैटर रखती है। तो आपको अपने लुक्स के ऊपर, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट करना तो आपकी अच्छी, अगर आप पर्सनली ग्रूम्ड हो, आपकी फिटनेस अच्छी है, आपके लुक्स अच्छे हैं, तो साले एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं चीज़ को प्रेजेंट कर पाऊंगा। नहीं क्या होता है, अपने आप को हम सेल्फ डाउट करते हैं कि यार ये चीज़ मैं कर पाऊंगा, प्रेजेंट अच्छे से कर पाऊंगा। तो पर्सनल ग्रूमिंग, अपनी थोड़े हेल्थ के ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर आप करते हो ज़्यादा नहीं, वीक में, जैसे मैं कोई रेगुलर नहीं कर पाता, वीक में 3-4 दिन भी जा रहे हो, एटलीस्ट यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यहाँ एक्टिविटी से एक चीज़ और ये आ रही है कि बिजनेस करना है तो नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किस तरीके से एक इनिशियली पर्सन अपनी नेटवर्किंग बनाना स्टार्ट कर दे, किस तरीके से वो, क्योंकि इनिशियली कोई नहीं जानता किसी को, ठीक है। जैसे मैं भी आपसे मिला था तो मतलब हम पहले कभी मिले नहीं, फिर भी चलो नेटवर्किंग हुई। तो किस तरीके से बेसिकली कोई नेटवर्किंग कर सकता है कि अगर इनिशियली जो है बंदा? जी, पहले तो थोड़ा मोड़ा अपने आप अपने को स्टैंड कराओ। लेट्स सपोज जैसे आपने, हमने जब मिले थे तो आप 3-4 हज़ार फॉलोअर पे जब हमने बात करना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको मार्केट में सर्च किया ना,
आप मेरे को कहीं रिजल्ट्स में दिख रहे थे, जब आप दिखना स्टार्ट हो गए तो या तो आप दिख रहे हो तो आप सामने वाले बंदे को अप्रोच करोगे एंड वो आपको जानता है कि ये बंदा दिख रहा है तो वो आपसे इनडायरेक्टली कनेक्ट कर लेगा, या फिर आपको सामने से अप्रोचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा यार इस इंडस्ट्री में ये बंदा एक्सपर्ट है, सो लेट्स कनेक्ट विद हिम। तो अब आप फिर देखो नेटवर्किंग का बेनिफिट यही होता है, आपको कुछ चीज़ें नहीं आती है ना तो आपकी हेल्प भी कर देंगे वो लोग। तो आप नेटवर्किंग करते हैं, फिर आप उनसे इनडायरेक्टली आप ऑफलाइन उनसे मीटिंग्स रखोगे, आप इवेंट्स में जाओगे, तो नेटवर्किंग के काफी बेनिफिट होते हैं। आने वाले टाइम में भी आप साथ में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, हमने भी साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर उस टाइम में नेटवर्किंग नहीं होती तो बिचरा नहीं एग्जिस्ट कर रहा होता ना। सो यार होता है नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा नेटवर्किंग से। ओके, जैसे नेटवर्किंग ठीक है, अगर हम करना चाहते हैं तो इनिशियली या तो हम खुद अप्रोच करें या फिर आगे से अप्रोच आ जाएगा आपके पास। दोनों तरीके से, मतलब ये दोनों बाई डायरेक्शनल कह सकते हैं, कि बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरीके से होनी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो करना ही नहीं चाहते हैं, वो मतलब उनसे आप कनेक्ट करो वो करेंगे बट फिर बाद में नहीं करना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि क्या उनको क्या लग रहा है कि ये नेटवर्किंग वेस्ट है या फिर ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए हो रहा है? यार वेस्ट तो नहीं है, जैसे आपको पता है जब से आप यहाँ पे मेरे साथ अटैवा हम कितने सही सही लीडर से मिलके आते हैं तो काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वेस्ट तो कुछ नहीं है। आप 1-2 घंटा कहीं पे जा रहे हो, प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो वेस्ट तो कहीं से नहीं हो रहा है। आप वहाँ पे ना कोई पैसा दे रहे हो, ना आपको ज्यादा ही टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वेस्ट का तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। यहाँ पे वेस्ट तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं यार, देखो आपको सिंपली बताता हूँ, आपके पास आपको 100% ज्ञान मैं मानता हूँ, आपके पास 100% ज्ञान है। आप धीरे धीरे जब टाइम आपके साथ आप स्पेंड होगा ना, मे भी जैसे मैंने सिंपली मैं बोलूँगा अभी जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग आया है, मेरे को नहीं आता परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बट मैं लीडर से मिला, मेरी नेटवर्किंग जिनसे की थी, जो सही लीडर्स हैं वो करते थे, मैं उनसे डिस्कस किया तो मेरे को थोड़ा सा समझ में पड़ने लग गया है वो। बट मेरा 100% ज्ञान तो मेरा वहाँ तक था, अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो 100% भी ऊपर आ रहा था। अगर मैं मेरे नेटवर्क में बात नहीं करता तो मेरा ज्ञान उतना ही जाता ना। तो अगर आपको अपने नॉलेज को इंक्रीज करना है, अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना है, कुछ बड़ा करना है, अगर बिजनेस को एक्सपेंड भी करना है तो आपको नेटवर्किंग करना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, नेटवर्किंग से अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन और फिजिकल की बात करते हैं, ठीक है, कि एक बिजनेस ऑनलाइन है, एक बिजनेस ऑफलाइन है, तो किसको प्रेफर करते हो? पहले तो ये कि हाँ हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आप अभी कर सकते हो तो भाई दोनों को साथ साथ लेके चलो। क्योंकि मैंने जैसे आपको मैंने बताया था कि भाई जैसे मेरा खुद का नेक्स्ट ईयर का प्लान है कि मेरे को क्लाउड किचन में डालना है, मैं अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट दोबारा ओपन करना चाह रहा हूँ। क्योंकि ऑफलाइन क्या होता है, ऑफलाइन या देखो जो पुराने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके हिसाब से वो एक स्टेबिलिटी है। अब जैसे मैं भी आपको बताता हूँ, मैं अपने घर में बताऊंगा तो मेरे को उनको मैं बता दूंगा आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग पर्सन, तो उनको नहीं समझ में आने वाला डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, तो फिर उनको एग्जाम्पल दे बताना पड़ता है। नहीं मैं उनको वही बोल दूंगा यार दिल्ली में अपने इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो वो उनके माइंड में हाँ चल इंस्टीट्यूट चलते हैं बच्चे के, ठीक है वहाँ पे हिसाब किताब। तो वही आता है ऑफलाइन भी इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन, बट मैं अगर आपका अभी ऑनलाइन बिजनेस है या मैं सिंपली बोलूँ अगर आपका अभी ऑफलाइन बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको ऑनलाइन लाना काफी इंपॉर्टेंट है। उसको आप ले आओगे तो दोनों वे से आप इनकम स्ट्रीम्स इंक्रीज कर सकते हो। और ऑनलाइन चल रहा है आपका बिजनेस है, हमारे पास ऑडियंस है, तो हम उसको ऑफलाइन में ले आके हम उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, मतलब कि ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को साथ लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब जैसे कि एक ऑफलाइन बिजनेस होता है, ठीक है, तो ऑफलाइन बिजनेस को ओपन करने के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पैसे चाहिए लगाने के लिए, एंड ऑनलाइन के लिए मतलब इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, नॉर्मली थोड़े बहुत पैसे में अपना ऑनलाइन बिजनेस जो है कोई भी स्टार्ट कर सकता है। तो क्या कहते हैं कि अगर बिगिनर है कोई, तो वो इनिशियली क्या है कि कर्जा वर्जा लेके ऑफलाइन डाल ले या फिर पहले ऑनलाइन में एक बार ट्राई कर ले एंड देन ऑफलाइन जाए वो? यार सी मेरा मानना है अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो खुद के पैसे से करना सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि बिजनेस देखो सब लोग बोलते रिस्की है और मैं मानता हूँ रिस्की होता है, जरूरी नहीं है सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। अगर आप खुद के पैसे से कर रहे हो, मेरे को पता है मेरे पे 10 लाख रुपए हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं 10 लाख रुपए, तो भाई मैं उसमें से 2 लाख रुपए लगा दे रहा हूँ, मैं वो मेरा एक रिस्क टेकिंग मनी है कि 2 लाख रुपए, जैसे मैंने बोला क्लाउड किचन में 2-3 लाख रुपए लगे, अपन लगा के ट्राई कर लेते, चला ठीक है, नहीं चलेगा तो डूब जाएंगे। जैसे हम कल पहुंचे मिले, उन्होंने बोला कि यार अपन 10 प्रोडक्ट पे पैसा लगाएंगे, एक भी हिट कर गया तो मार्केट डोमिनेट कर जाएंगे। तो वही है कि बिजनेस करना चाहते देखो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज आपको थोड़ी रखनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा, जैसे अब मेरे पास खुद का पैसा है जो मैंने ऑनलाइन से कमाया है, तो मेरा पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है मेरी बढ़ गई है। मेरे को ना किसी से मांगना, ना मेरे पे बैंक का कर्जा है, और मैं बिजनेस पे टाइम भी इन्वेस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि अगर कर्जा होता है तो वो माइंड उस लेवल का काम कर ही नहीं पाता है। तो पहले थोड़ा पैसा कमा लो, मे बी आप कहीं पे जॉब करके कमा ले रहे हो, वो कोई ऑनलाइन इनकम आप अर्न कर ले रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, बट पहले खुद का पैसा बनाओ, फिर उससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ओके। सो एक चीज़ और है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर रहे हो, ठीक है। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर अगर कोई बिगिनर है, ठीक है, उसके पास मान लो कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट स्टार्ट किया, उसने अपना एक पेज बनाया, शुरू कर रहा है काम, तो वो बेसिकली क्या करे इनिशियली? कोई मतलब अब
इंडस्ट्री है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो डेफिनेटली नए लोग भी आएंगे, जो पुराने हैं वो भी रहेंगे, तो सब इस तरीके से काम करेंगे। तो एक नया पर्सन किस तरीके से स्टार्ट करेगा इसके अंदर? जी, नया पर्सन स्टार्ट करने से आपके पास एक जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आनी है ना, तो एक चीज़ पे आपका जो परफेक्शन होना चाहिए वो आपकी पिचिंग। आपकी पिचिंग नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि पिचिंग आपको दोनों जगह करनी है। पहली आपको इन्फ्लुएंसर्स को पिच करना है सो दैट दे कैन कनेक्ट विद यू। दूसरा आपको ब्रांड्स को पिच करना है सो दैट वो भी आपके पास आए और आपके इन्फ्लुएंसर्स को काम दें। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपको सबसे पहले जो चीज़ सीखनी चाहिए वो होती है आपकी पिचिंग। उसके बाद जैसे नेटवर्किंग का यहाँ पे बेनिफिट होता है कि जैसे जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स के इवेंट हो रहे हैं आप वहाँ पे जा सकते हो, उनसे मिल सकते हो, सो दैट आपकी थोड़ी नेटवर्किंग हो जाएगी। पहले आप उनको थोड़ा काम दे रहे हो, जब आप उनको काम दे रहे हो, जब आप इन्फ्लुएंसर्स आप पे ट्रस्ट करते हैं एंड देन यू आर सेइंग देम कि लेट्स स्टार्ट विद मी, सो देन दे विल स्टार्ट विद यू। एल्स अगर ये भी है आप कहीं पे ऐसे प्लेस पे रहते हो जहाँ आप नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे बेस्ट वे है आप स्टार्टिंग यार कुछ इन्फ्लुएंसर्स को फोकस करो आप जो 40 के 50 के 100 के पे हैं, दे कैन इजीली रिप्लाई यू। आपको इजीली रिप्लाई कर देंगे, उनको आप फ्री सर्विस दो कि भाई मैं तेरे को ग्रो भी करूंगा, मैं तेरे लिए ब्रांड्स भी लाऊंगा, मैं तेरे लिए मेल भी मैनेज करूंगा, सब कुछ मैं तेरा कर रहा हूँ। आप अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो आप उसको वीडियो एडिटिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप वो सर्विस प्रोवाइड करो। मे बी आपने ऐसा 10 इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया, मे बी आपको नहीं पता आपका कौन सा एक इन्फ्लुएंसर 2 इन्फ्लुएंसर अगले 3-6 महीने में 1 मिलियन मार जाए, और जैसे 1-2 इन्फ्लुएंसर 1 मिलियन मार गए आपने इंडस्ट्री में एक नाम बना लिया, आपकी नेटवर्किंग हो जाएगी, आप ब्रांड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इनडायरेक्टली यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। ओके, सो क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितने बड़े लेवल पे ग्रो कर सकता है आने वाले कुछ टाइम में? बिकॉज इनिशियली ऐसा लगता है अभी तो जब से स्टार्ट हुआ है, तो कितना मतलब है इसकी क्या पोटेंशियल है इस चीज़ का? जी, जहाँ तक मैं देख रहा था मैंने ना 1 साल में इस इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी एकदम से बूस्ट किया, एकदम से काफ़ी ग्रो किया है। और जिस तरीके से मैं ग्रो कर रहा हूँ मेरे को क्या लग रहा है, इन्फ्लुएंसर नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रांड्स भी बढ़ रहे हैं, और ब्रांड्स से काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। और अगर आप एक टेक इन्फ्लुएंसर हो तो नेक्स्ट लेवल का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, और ना ब्रांड्स की कमी ना इन्फ्लुएंसर्स की कमी है। तो अगर आप जैसे मैं अगर बोलूँ ना करें, जैसे मैंने किसी में देखा था कि बाय 2025 ये इंडस्ट्री 22,000 करोड़ की होने वाली है। किसका कोई 0.1-0.2% भी अगर हम लोग ग्रैब कर लेते हैं ना, देन वी आर एट अ गुड पोजीशन। ओके, अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अर्निंग के क्या क्या मेथड्स हैं? कोई भी जो अर्न कर सकता है, जिसने स्टार्ट किया, किस तरीके से अर्न कर सकता है इसमें? जी, पहले तो जैसे अगर आपके पास इन्फ्लुएंसर से काफ़ी लोग, जैसे काफ़ी एजेंसीज होती हैं वो इन्फ्लुएंसर से भी फिक्स पे आउट लेती हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद मी, आप मेरे को मंथ का 10,000 दो, हम आपको मैनेज करेंगे। उसमें हम आपकी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका मेल मैनेज कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स ला के दे रहे हैं, ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है अगर आप इन्फ्लुएंसर से नहीं कर रहे हो तो व्हेन आई एम साइनिंग इन्फ्लुएंसर विद मी, मैं सिंपली कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ वट एवर विद द रेवेन्यू वी आर क्रिएटिंग विद यू। जैसे मेरा कोई 1 मिलियन का इन्फ्लुएंसर है, ऑन एन एवरेज एक 1 मिलियन वाला इन्फ्लुएंसर 1 लाख रुपये महीना बना लेता है। वो भी उसके पैसे बनाने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो उसने अगर 1 लाख रुपये महीना अगर वो बना रहा है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि भाई 20% मेरा है, 20% मेरा है। तो एक इन्फ्लुएंसर से 20,000 मैं कमा रहा हूँ, तो आप एज ए बिगिनर भी स्टार्टिंग में है ना 5-10 इन्फ्लुएंसर मैनेज कर सकते हो। तो 1 लाख टू 1.5 to 2 लाख इजीली आप कमा सकते हो अगर आप 6 महीने से 1 साल तक इस इंडस्ट्री में देते हो इजीली। ओके, सो मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बहुत है, उसके अंदर सिर्फ अगर 1-2% भी कोई कमा रहा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा बना रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या है कि लोग शुरू भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे मतलब है जो इंडस्ट्री है, एजेंसीज है बेसिकली, वो क्या कर रही है कि इन्फ्लुएंसर को पे कर रही है कि हाँ मैं तुम्हें भाई 10,000 रुपये दूंगा और तुम मेरे साथ साइन अप कर लो। तो ये मॉडल सही है या फिर इन्फ्लुएंसर को ये मॉडल छोड़ देना चाहिए कि फिक्स पे आउट को हटके वो पर आप कह सकते हो कि कैंपेन का पैसा लेना चाहिए उसको? यार मैं तो पर कैंपेन का ही आपको रिकमेंड करूंगी। वो क्या होता है उसमें दोनों का कंफर्ट जोन होता है। हाँ। अब एजेंसी अगर एजेंसी उनको दे रही है, एजेंसी के पूरी प्रेशर यार मैं इसको इस महीने इस बंदे को 10,000 रुपये महीना देना है, तो उसके पूरी प्रेशर ही तो वो उस लेवल की सर्विस नहीं दे पाएगा। जहाँ टाइम उसको लगाना चाहिए था ब्रांड्स को पिच करने में, ब्रांड्स लेके आने में, वो इन्फ्लुएंसर पे अपना टाइम लगाता रहेगा वहाँ पे। मैंने आपको पहले भी चीज़ सिंपली बोली है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ब्रांड्स। अगर आपकी जेब में पैसा, आपकी जेब में ब्रांड है, सारे इन्फ्लुएंसर अपने आप आपको अप्रोच कर लेंगे। मैंने देखे जब मैं करंटली कैंपेन्स कराता हूँ 2 मिलियन 3 मिलियन इन्फ्लुएंसर वो मेरे को मैसेज कर रहे थे, मेरे को कॉल कर रहे थे, अनुज भाई हमको भी कैंपेन करना है, अनुज भाई हमको भी कैंपेन करना है। तो एट द एंड आपके पास अगर कैंपेन्स आ रहे हैं, आप ब्रांड पिचिंग सही से कर रहे हो तो बिजनेस इजीली बना लोगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक चीज़ और मैटर करती है, नेगोशिएशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड नेगोशिएशन चलते हैं, एक ब्रांड साइड और एक इन्फ्लुएंसर साइड। तो इसको किस तरीके से करना चाहिए? बिकॉज इनिशियली नहीं पता हमें कि यार नेगोशिएशन कैसे करें, और मैं तो बेसिकली कर ही नहीं पाता हूँ, जितना बोलते हो उतना दे देता हूँ। देखो मैं सिंपली बताऊँ, हमने इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया में भाई अगर आपको इंडिया में नेगोशिएशन नहीं आता है तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंडिया में तो भाई हमारी मम्मी जिन्होंने कुछ सीखा नहीं, वो भी
एक मतलब आप मिर्ची धनिया के लिए नेगोशिएशन करके हम लेके आते हैं, क्योंकि इंडिया में ना नेगोशिएट कराने की आदत है, हमारे खून में नेगोशिएशन है। तो नेगोशिएशन तक आपको करवाना पड़ेगा, आपको एक वो होता है ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आपको फिक्स करना पड़ेगा कि 1 मिलियन वाला है उसका प्राइस 30 से 35 हज़ार चल रहा है, अब वो ना 50,000 60,000 मांगेगा, बट आपको ऐसे ऑफर्स देने कि यार हम महीने में 4 डील करने वाले हैं या इन फ्यूचर हम ऐसे काम करेंगे, आपको एक रोड मैप उसको दिखा देना है, सेम ब्रांड को आपको ये दिखा देना, भाई मैं तेरे को इतना ट्रैफिक दे रहा हूँ, इतने तेरे को कन्वर्जेंस दे रहा हूँ, तो ब्रांड्स आपको अपना बजट वहाँ पे बढ़ा देगा, इन्फ्लुएंसर्स कम कर देगा और जो गैप होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो आप नेगोशिएशन जितना आप नेगोशिएशन करा लोगे उतना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर लोगे। ओके, सो मतलब नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहा है। For sure. सो अब चलते हैं कि एंड में ग्रोथ की बात की, ठीक है यार, अब कोई भी 5 तरीके जिससे कोई पर्सन जो है ग्रो कर सकता है अपने बिजनेस को या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। यार देखो, सबसे पहला तरीका तो होता है कंसिस्टेंसी। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आपको स्टार्ट करना है, वट एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट, सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। वो स्टार्ट करने के लिए दूसरी जो सबसे मतलब मेन चीज़ होती है लर्निंग। आपको रेगुलर लर्निंग करते रहना है। जैसे आपको पता अभी भी हम कोई काम करते हैं, मैं भी कोई काम करता हूँ, मैं लर्न करता रहता हूँ हमेशा। अगर आप रेगुलर लर्निंग करते रहोगे तो आपके पास आइडियाज आते रहेंगे, और जब आपके पास आइडियाज है तो आपके पास बिजनेस है। तो तीसरा तरीका होता है कि आप, जैसे मैंने आपको बोला था, नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिजनेस स्टेबल बनाना है। फोर्थ, मैं रिकमेंड करता हूँ, बाकी लोग नहीं बोलते हैं, मैं थोड़ा नंबर ऑफ इनकम स्ट्रीम्स के ऊपर मतलब ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ। अभी मतलब मेरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आता है पैसा, मैं क्लाइंटिंग करता हूँ, डिजिटल से स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं, बिजग्राउंड से अर्निंग होती है, 3 से 4 लाइक मैं सिंपली बोलूँ इनकम स्ट्रीम है। अगर आज से 6 महीने बाद दिसंबर तक मैं अगर 1 लाख रुपए की स्ट्रीम से निकाल रहा था, आई एम मेकिंग 4 लाख रुपीज़ पर मंथ, और वो एक डिसेंट अमाउंट है 22-23 साल के लड़के के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ट्राई करो नंबर ऑफ इनकम स्ट्रीम्स भी लाइक ग्रो करने का। और 5वां यार इन्वेस्टिंग। मैंने भी काफ़ी लैग किया है, बट मैं भी अभी देख रहा हूँ, मैंने पिछले 6 महीने में इस गोल्ड में अभी मैं रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टिंग भी करोगे तो, क्योंकि क्या होता है, बिजनेस आप कर रहे हो ना, 5 साल 10 साल आपका काफ़ी हैवी पोटेंशियल, आपके पास पैसा है। अगर मैं 10 साल में उस पैसों को ढंग की जगह मैंने इन्वेस्ट कर दिया ना, तो 11वें साल मेरे को सोचना नहीं पड़ेगा। मेरा एक वो स्टेबिलिटी का फेज आ जाता है ना, फाइनेंशियली स्टेबल, वो मैं बन जाऊँगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्टिंग अच्छे लेवल की हुई है। तो ये 5 चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, सो ये 5 चीज़ें जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि रीडिंग का, ठीक है, कि बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, किसको, मतलब क्योंकि हर कोई पढ़ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को आदत है कि चलिए यार पढ़ते हैं। तो क्या सजेस्ट करते हो कि इनिशियली हमें बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर बस काम यूट्यूब और गूगल बहुत है? सर डिपेंडेंट आपके टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे अभी पहले मैं बुक्स नहीं पढ़ता था, बट जब से आप लोग अभी अभिषेक लेके आता, आप बुक लेके आता, तो मेरे को टाइम मिलता है, मैं पढ़ लेता हूँ, 1 चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिया। तो क्या होता है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मजा आता है, कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। क्योंकि जो बुक्स होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें आपको लाइक टू द पॉइंट चीजें बताई होती हैं, बट बुक में उसी चीज को एक स्टोरी की फॉर्म में आपको समझाया होता है। क्या एक स्टोरी थी, स्टोरी फॉर्म में बता रहे हैं, तो स्टोरी की चीजें आप समझ रहे हो, तो क्या होता है, उससे रिगार्डिंग आपके माइंड में कंटेंट भी आता है। क्या बुक आप, मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर, अगर हम 1 पेज पढ़ते हैं ना, अपने माइंड में आता है ये 2 वर्ड उठा के ना इससे एक रील बना सकते हैं। तो बुक पढ़ने से वाला बेनिफिट होता है। अगर आप किसी की वीडियो देख के वो सेम चीज पे लोगे तो वो लोग बोलेंगे कॉपी किया, बट बुक से आप खुद का यूनिक कंटेंट बना रहे हो ना, तो बुक पढ़ने का मेरे को ये भी बेनिफिट मिलता है, कंटेंट क्रिएशन के थोड़े आइडियाज अच्छे आ जाते हैं उसमें। ओके, सो अब चलते हैं क्वेश्चन के एंड है अपना पॉडकास्ट का। तो उसके अंदर बात करते हैं अर्निंग की, कि आपके अर्निंग स्ट्रीम क्या क्या है, कहाँ कहाँ से मतलब बेसिकली अर्न करते हो, और कितना अराउंड हो जाता है कि हाँ भाई इतना तो मैं कर ही लूँगा। देखो, पहले तो आपने जो बोला कि जो बिजनेस वाला सेगमेंट है ना, बिजनेस में हम मंथली तो बोलते ही नहीं है, हम जैसे ईयरली बोलते हैं। और ईयरली में बोलता हूँ, अगर मैं अपने सारे बिजनेस का रेवेन्यू, अगर मैं जैसे 3 से 4 स्ट्रीम्स बोलता हूँ, सारों को अगर रेवेन्यू होता तो मैंने पिछले 1 साल में 1 CR से ऊपर का रेवेन्यू इजीली बिल्ड किया है। मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, मैं सीरियस होता हूँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो पिछले 3 महीने का अगर बताऊंगा तो मेरा काफी अच्छा रेवेन्यू चले जाएगा वहाँ पे, क्योंकि मंथली वर्स्ट के सिनेरियो में 15 से 20 लाख का रेवेन्यू आई एम डूइंग इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसके अलावा डिस्काउंट से कर रहे हैं, डिस्काउंट से कर रहे हैं, क्लाइंटिंग से कर रहे हैं। तो इन टोटल में, क्योंकि मैं रेवेन्यू पे ही डिपेंडेंट ज्यादा रहते हैं, क्योंकि हमारा जो होता है, हमारा पर्टिकुलर फिक्स्ड अर्निंग नहीं होता है। फिर भी उन्होंने एवरेज होता है। तो अभी मैं सेविंग्स अपने सारे पेरेंट्स को पे करके सब कुछ करके, मैं मंथ का, जैसे मेरा जो सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपये मिनिमम डिपॉजिट करता हूँ हर महीने का। मेरे एक्सपेंस निकाल के, पेरेंट्स को निकाल के, सारी चीज़ें खर्चे निकाल के, जो चीज़ें बाय कर रहा हूँ, आईफोन बाय कर रहा हूँ, ये सब निकाल के पर मंथ मेरे को तो उसमें सेव करना ही करना है। ओके, सो थैंक यू अनुज भाई सेशन में आने के लिए। थैंक यू। होप सो आपको ये वीडियो पावरफुल लगी हो, काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे भी जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, मुझे फॉलो करो रेगुलर कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।